क्या आपने कभी सोचा है कि जो सपना आपने रात को देखा था वो आप दूसरों को सुनाकर नहीं बल्कि उसकी पिक्चर बनाकर भी दिखा सकते हो। पहले ये कहना मुश्किल था, लेकिन अब AI इतना इवॉल्व हो गया है कि मिड जर्नी और डेली जैसे सॉफ्टवेयर्स इस काम को आपके लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स में करके दिखा सकते हैं। वैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में चैट GPT, सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोट्स, मिड जर्नी, डेली ऐसे बहुत चीजें आ रही होंगी और ये बहुत ही कम वक्त में पॉपुलर भी हो गई है। 1 मिलियन यूजर पूरा करने के लिए नेटफ्लिक्स को जहां 3 साल से भी ज्यादा वक्त लग गया, फेसबुक को 10 महीने, स्पॉटिफाई को 5 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और जबकि चैट GPT को सिर्फ 5 दिन। लेकिन वही दूसरी ओर स्टीफन हॉकिंग, जो एक फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट थे, उन्होंने साल 2014 में अपने इंटरव्यू में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रिमिटिव फॉर्म्स जिन्हें हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई है, लेकिन एक फुली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर सकती है। ये है एलन मस्क, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कंपेयर कर दिया, जबकि इन्होंने भी शुरुआती दिनों में चैट GPT को बनाने वाली कंपनी OpenAI में इन्वेस्ट किया था। यह है सैम ऑल्टमैन, जो OpenAI के को-फाउंडर हैं। वो क्यों दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के पास जाकर चैट GPT को यूज करने के लिए अपने देशों में रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जॉफ्रे हिंटन, जिन्हें AI का गॉडफादर कहा जाता है, उन्होंने AI को लेकर ये क्यों कहा कि इसे डेवलप करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि AI के रेवोल्यूशन ने दुनिया को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। इसके नेगेटिव और इसके पॉजिटिव दोनों साइड्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए अगर आपको भी समझना है कि AI एक रेवोल्यूशन ही है या फिर डिजिटल इरा का एक नया न्यूक्लियर बॉम्ब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आसान भाषा में समझें तो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी रोबोट या कंप्यूटर के लिए सोच समझकर फैसला ले सकता है। और इस कंप्यूटर प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है मशीन लर्निंग, जिसमें ये अपनी गलतियों से या यूजर के रिकमेंडेशन से बहुत से तरीकों से अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को टाइम के साथ साथ सेल्फ इंप्रूव करने की क्षमता रखता है। AI पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है, लेकिन इसका यूज तो पिछले 70 सालों से हो रहा था। साल 2000 के बाद इसमें डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से हुई हैं। फर्क बस इतना है कि पहले इसे बेसिक कामों में यूज किया जाता था, लेकिन अब ये इतना एडवांस हो गया है कि आप एक क्लिक में पूरी बुक लिख सकते हो। आप एक प्रॉम्प्ट से फोटो, पेंटिंग, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ये इतना एडवांस रिजल्ट देता है कि यकीन मानिए आप ओरिजिनल और फेक में फर्क नहीं बता सकते। बहुत से हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस आज AI की मदद से अपनी मूवीज में AI यूज कर रहे हैं। AI आपके ईमेल्स का ऑटोमेटिक रिप्लाई कर सकता है, आपके लिए ईमेल लिख सकता है, आपके लिए बोर्ड का काम कर सकता है। आपके लिए बेस्ट क्या है, ये लिमिटलेस है। अगर इसी तरह AI का एवोल्यूशन बढ़ता गया तो हमारी जॉब, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा लाइफस्टाइल सिस्टम सब कुछ चेंज होने वाला है। अगर हम AI की बेसिक टाइप्स को समझें तो ये 4 टाइप्स की हैं। जैसे रिएक्टिव मशीन्स, जो बिल्कुल बेसिक AI है जो हम आज अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर किया तो आपको मोबाइल कवर और स्क्रीन गार्ड जैसी रिलेटेड आइटम्स आपको रिकमेंडेशंस में AI खुद दिखाता रहेगा, और फूड डिलीवरी एप्स में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। दूसरा है लिमिटेड मेमोरी मशीन्स। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है जो आपके बिहेवियर को रीड करता है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री से लेकर आपको एनालाइज करता है कि आप क्या पॉसिबल स्टेप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ माइंड, जो और नेक्स्ट लेवल है। ये ह्यूमन माइंड हमारे इमोशंस, हमारा बिहेवियर तक समझ सकता है और मशीन लर्निंग से उसे आगे फ्यूचर में प्रिडिक्ट भी कर सकता है कि आप किसी सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट कर सकते हो। ये तो आप कुछ सालों से ह्यूमनॉइड रोबोट्स देख ही रहे हैं कि ये कितना आगे की सोच सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो अपने आप में AI का फ्यूचर है, जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं। ये हायर लेवल का न्यूरल नेटवर्क का यूज करेगा। जिस तरह हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह मशीन लर्निंग प्रोसेस में न्यूरल नेटवर्क टाइम के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ट्रू इमोशन जैसी बहुत सी प्रोसेसेस को बहुत ही हाई परफॉर्मेंस के साथ इंट्रा डेवलप कर सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस होती है तो सबसे पहले ब्लू कॉलर जॉब, उसके बाद व्हाइट कॉलर जॉब और उसके बाद क्रिएटिव जॉब्स पर खतरा आता है। क्योंकि अभी तक हम यही समझते थे कि किसी भी क्रिएटिव काम को करने के लिए कोई मशीन किसी इंसान से ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकती।
लेकिन ये बातें अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व हुई है तो सबसे पहले इन्हीं क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब के लिए एआई बेस्ट ऑल्टरनेटिव बन गया है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के हिसाब से चैट जीपीटी की वजह से लगभग 48% कंपनी ने अपने वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया है। आप इन फोटोग्राफ्स को देखिए, ये एआई की मदद से जनरेट करवाई गई है, वो भी कुछ सेकंड्स में। अब ये डिजाइन देखिए, इस काम के लिए सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर को कम से कम 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते, लेकिन यहाँ सिर्फ एआई ने कुछ सेकंड्स में ही बहुत ही कम बजट में ये करके दिखाया है। लेकिन अभी भी ब्लू कॉलर जॉब सिक्योर्ड है, क्योंकि एक लेबर वर्क हो सकता है किसी फैक्ट्री यूनिट में रोबोट से करवाया जा सकता है, लेकिन जैसे लो लेवल टेक्निकल काम अभी भी एआई को कुछ और टाइम लगेगा, वो इसे रिप्लेस कर सकती है, जैसे प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन वाले काम। इसका मतलब एआई सबसे पहले क्रिएटिव जॉब्स और व्हाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो उन्हें भी एआई से बहुत फायदा है। कहां तो वो एम्प्लॉयज को पहले हायर करते और फिर उनकी ट्रेनिंग में पैसा लगता, फिर उनकी सैलरीज, फिर उनकी प्रमोशंस पे भी पैसा खर्च करना पड़ता। वहीं दूसरी ओर वो एआई में एक बार पैसा खर्च करके अपने प्रॉफिट्स बना सकते हैं, जहां वो एआई पर एक बार पैसा लगाकर अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। आप आज तक की एंकर सना को ही देखिए, जो सिर्फ अभी शुरुआत है और टीवी चैनल्स आने वाले टाइम में इसी तरह ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं। एयर इंडिया ने चैट जीपीटी के ड्रिवन रोबोट्स के यूज के लिए लगभग $200 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, ताकि वो अपने मैनेजमेंट में डिजिटल सिस्टम मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे सके। वैसे सुनकर डर भी लगता है कि क्या एआई डेंजरस है, इससे हमारी जॉब्स चले जाएंगी। अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो जो काम पहले लोग अपने हाथ से किया करते थे, वो बाद में मशीन बिना थके हारे नॉन स्टॉप काम करके कंपनी को जब ज्यादा प्रॉफिट देने लगी, तो ये डर उन लोगों के लिए था जो टाइम के साथ स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाए। और जो लोग अपने आप में बदलाव लाएंगे वो हमेशा से डिमांड में ही रहेंगे। ये एक रेस है जहां आपको टाइम की रेस में भागना पड़ेगा, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना पड़ेगा। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों ने यही बोला था कि अब जब कंप्यूटर्स आ गए हैं सारे काम कंप्यूटर से ही होने वाले हैं। लेकिन ये भी तो है कि कंप्यूटर्स ने जितनी जॉब्स को रिप्लेस किया है, उससे ज्यादा जॉब्स को क्रिएट भी किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2025 तक ऑटोमेशन से जहां 85 मिलियन जॉब जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ रोबोट रेवोल्यूशन से 97 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगी। नेस्कॉम के हिसाब से इंडिया G20 कंट्रीज में फर्स्ट रैंक पर है, जहां सबसे ज्यादा टेक वर्कर्स हैं जिनके पास आईटी की बेसिक नॉलेज है, कि अगर इसे बढ़ावा दिया जाए तो इंडिया को नेक्स्ट एआई पावर हाउस बना सकते हैं। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है, ग्लोबल डिमांड भी है, तो फिर इंडिया कहां पीछे रह रहा है? सीधा सा आंसर है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहां डिमांड तो फ्यूचर की हो रही है और हम फोकस हिस्ट्री पर कर रहे हैं। अब अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, जहां एआई का यूज सही और गलत दोनों तरीकों से किया जा सकता है, जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स एआई का यूज करके डिफरेंट रिसोर्सेज को एक ही जगह पर इवेल्युएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो इंडिविजुअल लेवल पर एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल तक ले जाने के काबिल है। जबकि वहीं दूसरी ओर जहां हम पहले बेसिक कैलकुलेशंस को अपने आप किया करते थे और हमें यही सिखाया जाता था कि हर वक्त हमारे पास कैलकुलेटर्स नहीं होंगे, तो खुद से कैलकुलेट करना आना चाहिए। लेकिन अब कैलकुलेटर जब हमारे फोन में ही है तो हमेशा ही हमारी जेब में रहता है। वैसे तो इसे स्मार्ट वर्क कहा जाता है, बट धीरे धीरे ये हमारी स्मार्टनेस खत्म करता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे चीजें सिंपल होती जा रही हैं, हमारी ओवर रिलायंस बढ़ती जा रही है और एक टाइम ऐसा आ सकता है कि हम बिल्कुल बेसिक काम को करने के लिए भी मशीन्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हम पॉलिटिक्स में एआई की बात करें तो यहाँ पर डेटा एनालिसिस, पॉलिसी प्रेडिक्शंस और इलेक्शन जैसे एरियाज में ये बहुत ही एफिशिएंटली काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स में एआई के फायदों से ज्यादा इसके नुकसान ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि टॉप पॉलिटिकल पावर्स के पास हर चीज कंट्रोल में ही होती है। तो अगर पॉलिटिशियंस ही करप्ट होंगे तो पब्लिक ओपिनियन में मैनिपुलेशन, फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन जैसे एरियाज को फुली कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम में तो एआई का यूजफुल होने से कहीं ज्यादा चांसेस हैं कि इसका मिसयूज होगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज किया गया था और फेक पब्लिक ओपिनियन को बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप भी जब यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, उन पर भी लोगों ने यही आरोप लगाया था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को ब्रीच करके इलेक्शन में उनकी जीत हुई। नेक्स्ट एंगल है हमारे लाइफस्टाइल का, जहां एआई धीरे धीरे सुपर इंटेलिजेंस की ओर जा रहा है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। अगर ये इवॉल्व होता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा जो काम इंसान कर सकता है वो हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है।
एआई को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने वाले रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो इंसान की तरह ही सोच समझकर अपने डिसीजन मेकिंग पावर को हर बार इवॉल्व करता है। इस बोस्टन डायनेमिक के रोबोट्स को ही देखिए, ये किस तरीके से काम कर सकता है, सोच सकता है ठीक जिस तरह कोई इंसान काम करता है। यही वो सिंगुलैरिटी है जो हम मशीन लर्निंग में मशीन्स को सिखा चुके हैं। इसीलिए एलन मस्क ने कहा कि एआई डेंजरस है अगर हम इसी तरह इसे इवॉल्व करते जाएंगे, और वो भी तब जब हमें एआई की लिमिट्स का पता ही नहीं है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. ChatGPT को ओपन एआई ने बनाया है और इसके को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन भी बड़े बड़े लीडर्स के पास जा रहे हैं और अपने देश में ChatGPT से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने की बात कर रहे हैं। इवन एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वोंजिएक ने भी एआई की फर्दर एक्सपेरिमेंट्स पर रोक लगाने की बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर जॉफ्रे हिंटन ने गूगल से रिजाइन दे दिया है और अब वो खुलकर बोल रहे हैं कि बिना लिमिटेशंस को दिमाग में रखकर उन्होंने जो भी एआई में डेवलपमेंट की है ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। सभी टॉप इनोवेटर्स जानते हैं कि अगर हम आज बिना किसी लिमिट के इस तरह ही एआई को डेवलप करते जाएंगे तो ये उसी तरह होगा कि किसी अंधे के हाथ में हथियार हो। और इसलिए बात भी सही है क्योंकि टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से पहले हमारे पास उसकी लिमिटेशंस होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोएक्टिव मेजर्स, एथिकल कंसिडरेशंस, टेक्निकल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर इन्हीं बातों पे हम ध्यान देंगे तो एआई हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है कि एआई एक अपॉर्चुनिटी है या फिर हमारे ह्यूमैनिटी के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।